सुप्रभात। सर्वप्रथम लॉकडाउन के दौरान मैं अभिभावकों से निवेदन करती हूँ और अपने प्यारे बच्चों से आग्रह करती हूँ कि वो इस समय अपनी पढ़ाई को, अपने अध्ययन को सुचारू बनाए रखें, घर रहे, स्वस्थ रहे। कक्षा 11वीं में मैं अपने बच्चों का स्वागत करते हुए आज अपने पाठ्यक्रम हिंदी और जनसंचार को प्रारंभ कर रही हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो व्याकरण के अनुसार कक्षा 11वीं में एक पुस्तक आती है जिसका नाम है जनसंचार माध्यम। ठीक है बेटा, आज हम प्रारंभ करते हैं अपनी पहली कक्षा को। इसमें पहला पाठ है, पहला शब्द है संचार। यथा नाम तथा गुण। मेरे बच्चे देखेंगे बिल्कुल ही खेल खेल में, मस्ती मस्ती में जैसे हम बातचीत करते हैं। देखा जाए तो मेरे बच्चे इस समय देख रहे हैं कि मेरे पास ब्लैक बोर्ड है, मेरे बच्चों के पास मोबाइल फोन है। मैं आपको वीडियो के द्वारा ये सारा संदेश भेज रही हूँ। अब मेरे बच्चों को समझ आया, सही मायने में इसे ही जनसंचार माध्यम कहते हैं। चलो चलते हैं आगे। संचार चलना अर्थात संचार शब्द बना है बेटा दो शब्दों के मेल से। सम उपसर्ग लगा है और चर धातु है। जब बात आती है हिंदी विषय की तो हम व्याकरण विधान को भूल नहीं सकते। ठीक है, सम उपसर्ग चर धातु संचार, जिसका अर्थ होता है चलना। प्रश्न बना मेरे बच्चों, संचार क्या है, इसके प्रकार बताइए। ठीक है, मैं आपको ये बता देती हूँ कि संचार किसी विचार का चलना है, किसी मनोभावना का चलना है, किसी सूचनाओं का चलना है। ठीक है, तो संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। ठीक है, यहाँ मेरे कक्षा 11वीं के बच्चे समझ गए हैं। बिल्कुल यही तरीका जैसे मैंने छठी कक्षा में अपने बच्चों को बताया था, भाषा किसे कहते हैं, विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। बेटा यही भाषा का थोड़ा सा विस्तृत रूप है संचार। अब समझ आया? मैं पुनः समझाती हूँ अपने बच्चों को। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना, ठीक है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सूचना, विचार और भावनाओं को भेजते हैं या ग्रहण करते हैं, उस प्रक्रिया को संचार कहते हैं। ठीक है, सही मायने में संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। मेरे बच्चे समझ गए? कारण क्या बेटा? कोई व्यक्ति बिना बातचीत किए, बिना बोले हुए रह ही नहीं सकता। इसमें कई तत्व शामिल हैं। ठीक है, प्रकाश डालते हैं संचार के भी कौन से प्रकार है। नंबर 1 है बेटा मौखिक, नंबर 2 है जनसंचार। मौखिक का मतलब है कि जो विचार है हम एक दूसरे के साथ कई बार मौखिक पद्धति से भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे इस समय मैं समझा रही हूँ, मेरे संचार का माध्यम मौखिक है। आप इस प्रक्रिया को देख रहे हैं, आप लिखित माध्यम को स्वीकार कर रहे हैं। तो मौखिक बोलकर, अमौखिक का अर्थ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सांकेतिक। तीसरा आता है अंतः व्यक्ति, अर्थात जब व्यक्ति 2 या 3 की प्रक्रिया में लीन हो जाते हैं। अंतः व्यक्ति उनके बीच में। समूह संचार बेटा जैसे नेता रैली निकालते हैं, ठीक है, जहाँ समूह बगीचे में बैठे किसी सभा को संबोधित किया जा रहा है, उस संचार को समूह संचार कहते हैं। फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रक्रिया के अंतर्गत आते आते जनसंचार बन जाता है, अर्थात हमारी भावाभिव्यक्ति, हमारी विचारधारा जब एक विशाल स्तर धारण कर लेती है। जन का अर्थ होता है व्यक्ति और संचार का मतलब होता है विचारों का चलना। एक विशाल स्तर को ही जनसंचार माध्यम कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है जनसंचार का शाब्दिक अर्थ है। या मैंने आपको एक आसान तरीका समझाने के लिए इसे परिभाषित किया है। पहला समझ आ गया मेरे बच्चों को, संचार है विचारों का चलना। दूसरा प्रश्न है जनसंचार, परिभाषित करें। जनसंचार का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्तमान समय में जैसे आप मीडिया को देख रहे हैं, इंटरनेट को देख रहे हैं, लोगों के बीच में अपनी विचारधारा को एक विशाल स्तर पर पहुंचाना ही जनसंचार कहलाता है। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए, ये यांत्रिक माध्यम है कि आप किसी वीडियो को देखते हैं,
उस जरिए समाज के एक विशाल वर्ग के साथ संवाद अर्थात विचारों को कायम किया जाता है या उसकी कोशिश की जाती है, उसे जनसंचार कहते हैं। ठीक है बेटा, ये दो प्रश्न आपको समझ आए हैं। फिर हम देखते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या है। इसकी विशेषताएं कहा जाता है सूरज को दिया दिखाने के समान है। विशेषताएं, इसका दायरा बहुत बड़ा है बेटा। जनसंचार वर्तमान समय में एक क्रांति कहा जाता है, जनसंचार ने क्रांति स्तर पर कार्य किया है। इसका दायरा बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। जनसंचार के माध्यमों से प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। अर्थात समझ आया मेरे बच्चों को कि जनसंचार में कोई भी विचारधारा, कोई भी भावनाएं, कोई भी सूचना एक व्यक्ति के पास न जाकर एक बड़े जन समुदाय के पास पहुंचती है। ठीक है, इसका दायरा बड़ा है। दूसरा पड़ाव आता है जनसंचार के माध्यमों से प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होनी चाहिए। अर्थात वो संदेश, वे सूचनाएं, वे भावनाएं जन समूह के लिए, सभी के लिए एक समान होनी चाहिए। किसी के निजी संपत्ति या किसी व्यक्ति विशेष के हित में नहीं होनी चाहिए। तीसरा है इसका फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। समझ आ गया। अब जैसे देखा जाता है कि पल्स पोलियो अभियान के बारे में किस तरह से विज्ञापन दिखाए जा रहे थे, धीरे धीरे सरकार अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रही थी, लेकिन कई वर्षों के बाद निरंतर प्रयास से पता चला कि देश में पोलियो से ग्रस्त कोई रोग नहीं है। इसी तरह जनसंचार माध्यम की जो फीडबैक है, यानी कि उनसे मिलने वाला जो परिणाम है, वो तुरंत प्राप्त नहीं होता। ठीक है बेटा, ये इसकी विशेषताएं थी। आप एक, दो भी कर सकते हैं, क्योंकि विशेषताओं के अनुसार इनमें से एक अंक का क्वेश्चन आना अनिवार्य है। तीसरे, जनसंचार में प्रचलित रूप कौन से हैं? अब मेरे कक्षा 11वीं के बच्चे तुरंत समझ गए होंगे। अब उनका पाठ्यक्रम बिल्कुल इस सरलता की तरफ जा रहा है। जनसंचार में रूप प्रचलित है। नंबर 1 है समाचार पत्र, जिसे मेरे बच्चे समझ गए हैं, जिसको कहा जाता है बेटा जनता की आवाज। ये कागज का छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है, सस्ता, सहज है, सरल है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, सभी की पहुंच में है। संतरी से लेके मंत्री तक के कच्चे चिट्ठे खोलने की क्षमता है हमारे समाचार पत्र में। ठीक है, सबसे पुराना माध्यम है। दूसरा आता है बेटा रेडियो, जिसे मेरे बच्चे समझते हैं आकाशवाणी। ठीक है, प्राचीन माध्यम जनसंचार का था बच्चे समाचार पत्र। उसके बाद आया रेडियो। रेडियो ने श्रीमती इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, जनता को एकजुट बनाने में रेडियो अर्थात आकाशवाणी की अहम भूमिका थी। धीरे धीरे विकास हुआ। उसके बाद हम पहुंचते हैं टेलीविजन। लोगों ने इतना विकास किया, इतनी उन्नति की कि उनका विकास इस ऐसे स्तर पर था कि वो खाली ना तो पढ़ने में अब रुचि दिखा रहे थे, ना केवल सुनने में, क्योंकि समाचार पत्र बेटा मुद्रण माध्यम है, लिखित माध्यम है। रेडियो सुनने का है, इसमें शब्दों का, ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। किंतु जब तीसरी बात आती है टेलीविजन, सही मायने में मेरे बच्चे समझ रहे हैं, वर्तमान समय में लॉकडाउन में भी जनसंचार का माध्यम सबसे बढ़िया, सबसे सरल, सबसे अग्रिम टेलीविजन माना जाता है, जिसे चलचित्र भी कहा जाता है। घर बैठ के घंटों का काम मिनटों में कर लेते हैं। ठीक है, सिनेमा, थिएटर्स भी कहते हैं। चलचित्रों में इन माध्यमों के द्वारा जनता को एकजुट बनाया जाता है, मनोरंजन किया जाता है, शिक्षित किया जाता है, एजेंडा तैयार किया जाता है। पांचवा पड़ाव आता है बेटा इंटरनेट का। सही मायने में मेरे सभी बच्चे जानते हैं, इस समय भी जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसके कर्णधार कौन है? इंटरनेट, अंतर्जाल कहा जाता है। सही मायने में अगर मैं ये कहूँ तो हमारे भारत में इंटरनेट का एक ऐसा दौर है जिसने घंटों का काम मिनटों में किया है। एक शब्द के अनेक अर्थों का भंडार हमारे समक्ष खोल दिया है। शिक्षित हो, अशिक्षित हो, सभी की पहुंच में है, सभी को सक्षम बनाया है इंटरनेट माध्यम ने। छठा पड़ाव आता है बेटा पत्रिका,
जिसे स्थायित्व प्रदान दिया जाता है। इससे भाषा विकास बढ़ता है। पत्रिकाएं, इंटरनेट, सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र ये हमारे ऐसे माध्यम हैं जिससे पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को जागरूक बनाया जाता है, शिक्षित बनाया जाता है। ठीक है बेटा, अब मेरे बच्चे समझ गए। 2 प्रश्नों के द्वारा हमारी क्लास कक्षा 11वीं जनसंचार माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है, आज के लिए इतना बेटा। आप 2 प्रश्नों को लिखेंगे, कंठस्थ करेंगे। मिलते हैं फिर से प्रश्न के साथ। घर रहें, स्वस्थ रहें।